हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल और आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इकाई थर्ड का न्यूमेरिकल हमारा चल रहा है। आइए सीधे चलते हैं अपने सवाल पे। और हाँ, आप अपनी पेन किताब कॉपी लेके तैयार हो जाइए। समझते चलिए, लिखते चलिए। ध्यान दीजिएगा कि किसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, ट्रिक कैसे यूज की जाती है, उसके बारे में आप अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा, सीखिएगा। ठीक है। तो सवाल ये है, किसी कार की संचायक बैटरी का, हर गाड़ी में बैटरी लगी होती है जो कि सेल्फ में यूज आती है, काम में आती है। ठीक है। या फिर उसके बल्ब को हेडलाइट या बैकलाइट को जलाने में काम में आती है। बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट। वैद्युत वाहक बल क्या? इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स होता है, या स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको। तो यहाँ आप आएंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट क्या दिया हुआ है? वैद्युत वाहक बल है। ठीक है। कितना है? कैपिटल ई बराबर हो गया आपका 12 वोल्ट। थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। आगे थोड़ा सा, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, दो रेजिस्टेंस होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल को स्मॉल आर कहा जाता है, एक्सटर्नल को कैपिटल आर कहा जाता है। तो क्या है? स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम। ठीक हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। जब हम सेल्फ लेते हैं गाड़ी का, तो बैटरी से सप्लाई लिया ही तो जाता है, तो अधिकतम करंट क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। मतलब आई मैक्स आपको निकालना है। आई मैक्स तभी होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा, बाह्य प्रतिरोध काम नहीं करेगा, तो महत्तम धारा प्रवाहित होगी। वैसे भी किसी सर्किट में अगर बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, धारा न्यूनतम रहेगी, और बाह्य प्रतिरोध अगर नगण्य रहेगा तो धारा अधिकतम रहेगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल फ्रैंक बात है। तो R बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। आई मैक्स हमको चाहिए। ठीक। अब यहाँ कहीं भी R 0 नहीं कह रहा है, लेकिन आई मैक्स बोल रहा है, महत्तम धारा कह रहा है, या फिर अधिकतम धारा बोल रहा है। तो अधिकतम धारा कहीं भी होगा तो वहाँ क्या होगा? कैपिटल R 0 होगा। बात क्लियर, कन्फर्म? तो हम आते इसके फार्मूले पर। हमारे पास रिलेशन है I बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है। धारा, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हो जाएगा I बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक ना? या आई मैक्स ही, आई मैक्स बराबर कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर। कैसे? R 0 हो गया। किसके लिए? आई मैक्स के लिए। आई मैक्स कहीं बोलेगा तो कैपिटल आर क्या होगा? 0 होगा। तो हमने जैसे यहाँ पर 0 यूज किया, रखा नहीं, डायरेक्टली दिखा दिया। इच्छा है तो रख ले, नो प्रॉब्लम। आई मैक्स बराबर कैपिटल ई अपॉन 0 प्लस स्मॉल आर। ठीक है। तो 0 प्लस स्मॉल आर हो जाएगा डेफिनेटली। तो आई मैक्स क्या हो गया हमारा? कैपिटल ई 12/0.4, हटेगा 0, 4 3 12। आई मैक्स क्या आ गया? 30 एम्पियर। धारा का मात्रक कितना? एम्पियर। सीधी सी बात है। एक सवाल हमारा सॉल्व हुआ, सॉल्व हो गया। कितना बेहतर तरीके से, कितना आसानी से, शायद आपको समझ में भी नहीं आया होगा कितना जल्दी टाइम बीत गया। तो इस तरीके से आप अगर दिया हुआ स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो पहले इसमें देखिए रिलेशन क्या हमारा बनने वाला है। अगर रिलेशन आपके समझ में आ गया कि इसमें फला फार्मूला हम यूज कर पाएंगे, तो सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे, उसके पहले आप इसे नोट करें। ठीक है, फास्ट नोट करें। फाइनली तो आइए हम अगले सवाल पर अपने चल रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्या? इसको भी देखिएगा। कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक कोई कमरा है, वहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अच्छी बात। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, ठीक, एक अवयव है उसको तापित किया गया, प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है 100 ओम। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो, अगर 100 से बढ़ के 117 ओम हो जाए तो अवयव का ताप गुणांक क्या होगा? ठीक है ना, डेफिनेटली ताप गुणांक हम निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक कितना है? ठीक, सवाल एक बार अपना चेक कर लीजिएगा अपनी भी किताब में, ताप गुणांक है या फिर क्या है? अवयव का ताप क्या होगा, ना कि ताप गुणांक। ठीक है, यहाँ पर केवल है अवयव का ताप क्या होगा। बात क्लियर? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। आप भी अपना क्वेश्चन मिलाते चला करिए, बैठा मत करिए, आपके सारी किताब में न्यूमेरिकल्स रहेगा। देखिए राइटर्स अलग अलग हैं, ये तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ने वाले को सीधा मिल जाएगा, बाकी जो अदर राइटर्स की हैं आगे पीछे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखते हैं, कमरे के ताप, टेम्परेचर हर कमरे का होता है, ठंडी हो, बारिश हो या फिर गर्मी हो। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम हो गया। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक पदार्थ का ताप गुणांक कितना दिया हुआ है? मान लीजिए, क्या मानेंगे? माना कमरे का ताप T डिग्री सेंटीग्रेड है, ये चीज हमने मान लिया कि कमरे का ताप क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड है। अब T बराबर कुछ भी आएगा, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, जो आएगा देखा जाएगा। अब आगे की बात, ये तो था नहीं मेरे पास, हमने इसको मान लिया है। अतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे T27, ठीक है, बराबर कितना? 100 ओम। ऐसा कुछ 27 पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आगे कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा है, किसकी वजह से? ताप की वजह से, वही ताप निकालना है आगे। तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना होगा, और इसको R के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? R27। तो ये हो गया आपका RT बराबर कितना? 117 ओम। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यहां प्रतिरोध लिख लें, ठीक, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R27 इज इक्वल 100 ओम। आगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT बराबर कितना? 117 ओम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की ओर, कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, लगाते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं समस्या हमारी कैसे सॉल्व हो पा रही है। सवाल एक बार जरूर गौर से देखिएगा, ठीक, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, सारी वैल्यू अपने क्वेश्चन में टैली करा लेते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का हो गया टेम्परेचर, हाँ डेफिनेटली है। और उसके बाद नेक्स्ट वे में चलते हैं। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, फिर देखते हैं तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम, ठीक, अच्छी बात है। तो ठीक है, 117 ओम हो गया, अवयव का ताप क्या होगा वो निकालना है। हमने मान लिया है, माना कमरे का ताप कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर आगे प्रतिरोधक ताप गुणांक, हाँ डेफिनेटली क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने कॉम्बिनेशन पे, फार्मूले को देखते हैं। ताप गुणांक अल्फा होता है, एक फार्मूला हमारे पास है अल्फा के फॉर्म में, कौन सा है? बिकॉज अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपान R0 डेल्टा T, ये रहा फार्मूला, ठीक। ताप गुणांक अल्फा का ये सूत्र है, RT माइनस R0 बाई R0 ऑफ डेल्टा T। बेहतर,
तो हमें टेम्परेचर टी चाहिए, इसको चेंज करिए पहले आप। अल्फ़ा बराबर आर टी माइनस आर जीरो बाई आर जीरो डेल्टा टी के स्थान पे टी माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 लिख दीजिए, सफिशिएंट है, या लिखना लिख दीजिए। चूँकि डेल्टा टी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, ऐसा कुछ डेल्टा टी बराबर होता है। वही काम तो हम करने वाले हैं। ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगला हमें नहीं मालूम कितना होगा, तो हम चाहे 27 से टी घटा दें या टी से 27 घटा दें, हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी ही मिलेगा। अच्छी बात। फिर आगे देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। अल्फ़ा दिया हुआ है ये, अर्थात अल्फ़ा भी यूज कर लें, यहाँ लिख दें 1.7010⁻⁻4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखिएगा 1.7010⁻⁻4 इज इक्वल आर टी, कहीं होगा आर टी माइनस आर जीरो। तो ये जो आप आर जीरो देख रहे हैं ना, इनिशियल है, मतलब ये क्या है आपका, ये डेफिनेटली 27 है, जो कि हमने जीरो से किया था। ये भी आपको 27 है, क्योंकि कम है। चलिए आगे देखते हैं। तो आर टी मीन्स क्या है मेरे पास, 117 माइनस आर 27, वो भी कहीं होगा, यहाँ पे है, माइनस हो गया 100 बटे थोड़ा सा आगे आर 27 कितना 100 गुणे डेल्टा टी माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही वो। इस पूरे को आप यहाँ लेके आ जाएं, इसको क्रॉस कर दें। टी माइनस 27 इज इक्वल 117 में से 100 घटाएंगे, केवल 17 मिलेगा, बटे 100 गुणे ये पूरा नीचे जाएगा 1.7010 घाते कितना माइनस का 4। इसको आप ऊपर भेज दें। टी माइनस 27 इज इक्वल 100 गुणे 10 घाते 4 बटे 100 गुणे 1.70, काटेंगे 2 बच गया, ठीक है ना। इसको भी अगर आप हटाएंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। इसको तो आप काट ही दीजिए, नो प्रॉब्लम। एक बार फ्रेश करके लिख दीजिएगा, क्या बचा है, 17 है, 10 घाते 2 गुणे 10, अरे भाई 4 से 2 कटा है, 2 घात बची है, 10 घात 2 हो गया, और यहाँ से 0 बचा, मतलब 10 बचा, बटे कितना 17, ये 17 से आप 17 भी कैंसिल कीजिए, ठीक। अब आगे टी माइनस 27 इज इक्वल 10 घात 2, 10 घात 1, 10 घात 3, मतलब हो गया आपका 1000, ठीक है ना। 27 उधर लेके जाओगे तो टी बराबर हो गया आपका 1000 प्लस 27 बराबर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः टी बराबर क्या आया, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अपना सवाल, ठीक है ना। कितना बेहतर तरीके से हुआ है। हम सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, गुणा भाग पे बस। तो आप फास्ट नोट करिए, हम आगे चल रहे हैं। इस सवाल में देखिएगा, ये भी बहुत बेहतर सवाल है। बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़ा सा अलग तरीके के होते हैं, जिनमें कुछ छिपा होता है, निकालना आपको पड़ता है। सवाल ये था, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, ठीक है ना। तांबा एक चालक है, तो ठीक है, तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में, अर्थात तीसरे चैप्टर का जो पहला एग्जाम्पल है, किताब खोल के आप देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। मानक है, मानक कितना है, ये प्रति, ठीक है, प्रति मीटर में इतने फिलहाल 8.5 घाते 28 मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन पर आइए। गिवन दैट n बराबर क्या हो गया, 8.5 10 घाते 28, ठीक, मीटर क्यूब, मतलब प्रति मीटर क्यूब, हर एक मीटर में फिलहाल इतने पाए जाएंगे।
लेकिन यहाँ मीटर क्यूब दिया है इसलिए प्रति मीटर नहीं लगाएंगे, चूँकि दिया होता तो बिल्कुल रहता। तो फिलहाल टोटल की बात है, तो इतना हो गया। n की वैल्यू आकलित किया गया, नाप में निकाला गया। 3 मीटर लंबे, m फॉर मीटर, तो यल कितना हो गया आपका 3 मीटर। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा, टी आपसे पूछा जा रहा है। तार का अनुप्रस्थ काट इतना है, मतलब a बराबर क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर क्या हो गया आपका 3 एम्पीयर। ऐसा जो सवाल में दिया था आपने सब लिखा, आपने कुछ छोड़ा नहीं। फिलहाल संख्या इलेक्ट्रॉनों को दिया है, उनका घनत्व दिया था, आपने n लिख दिया। n बराबर 2.8 8.5 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार की लंबाई 3 मीटर है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में अपवाह मतलब होता है जाना या गमन करना, चलना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग या अपवाह, चाहे अपवाह बोले या फिर अनुगमन वेग, मतलब फॉलो करने वाले, वेलोसिटी पीछा करने वाले, एक दूसरे का पीछा करने वाले वेग। तो ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा एक स्थान से या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचने में। मान लो 3 मीटर ये है, यहाँ से यहाँ हो गया आपका 3 मीटर। अगर फ्लो किया जाए तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम क्या लगे वो आप निकालेंगे। चलिए अच्छी बात, देखते हैं। ए बराबर है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। धारा कितना 3 एम्पीयर की फ्लो हो रही है, बह रही है। तो जानते हैं I बराबर क्या होता है NEAVD फार्मूला है। ये तब फॉर्म यूज करते हैं जब किसी केस नलिका में से या किसी माध्यम में या किसी तार में वेलोसिटी शो करना होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ठीक है, तो होता है आपका I बराबर NEAVD, VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ऐसे ऐसा कुछ करके तो हम यहाँ से फिलहाल क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी निकाल लेने पर हमारी समस्या कुछ सॉल्व हो जाएगी। तो इनको आप सबको नीचे भेज दें पूरे को। और ई बराबर तो आप जानते हैं ना, फिक्स है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, फिक्स वैल्यू है। तो VD बराबर क्या होगा I/NEA, मतलब I कितना हो गया, I हो गया आपका 3 एम्पीयर। 3/N कितना है, ये सामने 8.5 10⁻28। ई कितना है 1.6 10⁻⁻19 इंटू ए कितना है एरिया, ये 2 × 10⁻⁻6। हमने सारा मानक लिख लिया, कुछ छोड़ा नहीं। तो VD बराबर हो जाएगा 3/, सबका गुणा कराइए आप, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 × 5 10, 2 × 16 1 17, एक अंक के बाद दशमलव, गुणे 1.6 गुणे 10 ये माइनस की प्लस का 28 माइनस 19 6 25। ठीक है ना। आगे क्या होगा 3/, गुणा करा लें, 0 से कोई मतलब नहीं है, 17 से गुणा कराइए। ठीक है, 17 छंगे 102, हासिल क्या 10, 17 के 17 10 27, ऐसा कुछ भाई, चाहे इससे करा लो। 16 7 112। ठीक है, हासिल कितना है 11, 16 के 16 और 11, 16 11 27। इसको तो हमने छोड़ दिया था, एक अंक के बाद दशमलव यूज करिए। और 10 घाते 28 में से 25 गया कितना 3, इसको हटाएंगे एक 0 आएगा, इस 0 से आप काट दीजिए इसको, 2 बच गया। तो VD बराबर क्या हो गया आपका 3/272 और 10 घाते कितना बच गया 2, ऊपर भेज दें। 3 × 10 घाते कितना 2/272।
फिलहाल आप यहाँ तक पहुँचे, वीडी निकल आया। हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। विकास समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लंबाई कितना है? 3 मीटर की। डीबी क्या आया? 3 × 10 घाते, ऊपर जाएगा माइनस का 2 रहेगा, ऐसा। अरे भाई प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम इस वीडी की सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। 3 × 10 घाते -2 पूरे की बटे 272। अब क्या होगा? ये पद भाग ऊपर जाएगा, 3 3 कट जाएगा, हो क्या गया? हो गया 272 10 घाते कितना? प्लस का 2। बिकॉज ये माइनस में था, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। दशमलव कहाँ है? यहाँ पे है। 2 अंक लाइए इस तरफ। t बराबर 2.72 10 घाते, 2 अंक आएगा, घात में 2 जुड़ेगा, हो गया 4 सेकंड, ऐसा। तो फिलहाल हम यहाँ तक पहुँचे, आंसर हमारा आ चुका है। एक बार आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा फॉल्ट होगा तो कैलकुलेशन आप नहीं फॉल्ट करेंगे, ठीक है? कहीं से भी फॉल्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको बेहतर लगा हो न्यूमेरिकल्स का तरीका, समझाने का तरीका, तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटा शेयर आप किसी और के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है उसका यही सवाल फंसा हो और आपके शेयर से शायद उसकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो आप एक नेक काम करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।